तो मूवी शुरू होती है 1964 यानी कि 1964 की एक काली रात को दिखाते हुए, जहां पर हम नोटिस करते हैं गणेश और ललिता नाम के एक जवान कपल को, जो कि घर से भागकर शादी करने निकले थे। उनकी कॉलेज का दोस्त मनोहर यानी कि मानव उन्हें अपनी कार से कहीं पर लेकर जा रहा था और वो ये कहता है कि वो लोग भागकर शादी करने का डिसीजन जल्दीबाजी में ले रहे हैं और उन्हें उनके परिवारों से बात करनी चाहिए। इस पर गणेश कहता है कि ललिता के पिताजी को वो अच्छे से जानता है और वो कैसे भी करके उनके रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे। अब मनोहर ये कहता है कि वो उनको समझा देगा, वो उनको मना भी लेगा, लेकिन मनोहर यहाँ पर असल में उनके बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि वो खुद ललिता को चाहता है और उनकी शादी को वो रोकना चाहता है। लेकिन उसे बहुत बड़ा धक्का तब लगता है जब गणेश ये बताता है कि उनके पास वक्त नहीं है क्योंकि ललिता प्रेग्नेंट है। अब मनोहर जो होता है उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो अपनी फीलिंग्स को अपने मन में ही दबा देता है। वो लोग अब आगे जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा तेज बारिश शुरू हो जाती है और एक हैंड कार्ट रास्ते में खराब हुई मिलती है, जिसने रास्ता ब्लॉक किया हुआ था और इस हैंड कार्ट पर एक स्टैचू भी रखा हुआ था। अब उस हैंड कार्ट का जो ड्राइवर होता है वो ये कहता है कि ये यहाँ पर खराब हो चुकी है और वो लोग साइड से निकल जाए, तो वो लोग वहाँ से साइड से निकल जाते हैं। अब मनोहर उन्हें अपने नए बने हुए बीच हाउस पर लेकर आता है, लेकिन वो स्ट्रेंजली एक बात को नोटिस करते हैं कि उस कार्ट के पास जहाँ कुछ ही दूरी पर बहुत तेज बारिश हो रही थी, मौसम खराब था, लेकिन उसके ठीक विपरीत इस बीच हाउस पर बारिश की एक बूंद तक नहीं थी, ना ही कोई मौसम खराब था और ये चीज काफी ज्यादा अजीब होती है। अब यहाँ पर वो उन लोगों को रहने के लिए एक जगह देता है जहाँ पर वो रात गुजार सकते हैं और अगली सुबह वो उनकी शादी की तैयारी कर देगा। अब ये लोग आराम करने लगते हैं और मनोहर नीचे हॉल में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था, ललिता के बारे में सोच रहा था कि वो गलती कर रही है, उसे गणेश के साथ नहीं रहना चाहिए बल्कि उसे तो उसके साथ होना चाहिए था और उसका गुस्सा, उसकी नफरत बढ़ती जाती है। अब वो अपनी कार से गले लेने जाता है कि तभी घर की लाइट फ्लिकर होने लगती है और मनोहर ये सब देखकर बाहर आता है। इनफैक्ट रोड पर लगी हुई जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वो भी काफी ज्यादा फ्लिकर हो रही थी और खराब हो रही थी और हम एक अजीब तरह की आवाज को भी सुन पाते हैं। अब वो उस लाइट के पास जाने लगता है कि तभी उसे घर से गन शॉट्स की आवाज आती है। वो अंदर जाकर देखता है तो किसी ने गणेश और ललिता को गोली मारकर खत्म कर दिया था। वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं, जिसके साथ ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। अब प्रेजेंट में यानी कि 60 साल बाद 2024 में सीन आता है जहाँ पर हम एक कॉल पर सुनते हैं एक डरी हुई घबराई हुई लड़की को जिसने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल किया था। वो ये कहती है कि उसे मदद चाहिए, उसकी जान को खतरा है, लेकिन तभी उसकी आवाज जो होती है ना वो ब्रेक होने लगती है। तो पुलिस को कुछ भी खास समझ में नहीं आता, लेकिन वो इतना जरूर बता देती है कि वो उपला कप्पम से बात कर रही है तमिलनाडु से और तभी कॉल कट हो जाती है। अब कंट्रोल रूम वाली टीम जो होती है वो एक पेट्रोलिंग टीम को उसी जगह पर भेजती है जहाँ पर उन्हें उस लेडी का हस्बैंड वसंत मिलता है, जिसे अरेस्ट करके वो पुलिस स्टेशन ले आते हैं। वो ऑफिसर को समझाने की कोशिश करता है कि वो गलत कर रहे हैं, जिस पर पुलिस ऑफिसर ये कहते हैं कि उसकी वाइफ का डिस्टर्ब कॉल आया था और अब वो गायब है और जब पुलिस वाले उसकी इंक्वायरी करने गए थे तो उसने सबके ऊपर हाथ उठाया, सबके साथ में मारपीट करी, तो इसको क्या ही समझा जाएगा। वो उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते, ना ही कोई बात मानते और तभी वो उसे लॉकअप के अंदर डाल देते हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि उसकी शादी को 7 साल बीत चुके हैं और इस दौरान उसकी बीवी को अगर कुछ होता है या फिर वो गायब होती है तो पहला सस्पेक्ट हमेशा वही कहलाएगा। वो उसे लॉकअप में डालने लगता है। तभी वो ये सोचता है कि जो कुछ हुआ सब उसकी गलती थी, लेकिन अब उसे सब कुछ ठीक करना है तो एक और गलती उसे करनी पड़ेगी और यही एक ऑप्शन है। जिसके बाद वो यहाँ पर लड़ाई करने लगता है और कहानी तभी 48 घंटे पहले जाती है, यानी कि 2 दिन पहले। हम देखते हैं वसंत की वाइफ आरण्या को, जो कि अपनी फ्रेंड प्रभा से बात कर रही होती है। वो ये कहती है कि उसका रिश्ता शुरुआत से अच्छा था लेकिन अभी वो थोड़ा सा डल हो चुका है। रिश्ते में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है, जिसकी वजह से उसे डर है कि कहीं वसंत परेशान होकर उसे छोड़ ना दे। इस पर प्रभा कहती है कि वो अच्छा लड़का है और ऐसे वो उसको नहीं छोड़ सकता। अब तक वसंत भी अपने दोस्त के साथ वहाँ पर आ जाता है और ये सभी लोग पब चले जाते हैं। यहाँ पर वो सभी मस्ती मजाक करके एंजॉय करने लगते हैं कि तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि लड़कियों के करीब जाने पर उन्हें टच करने की कोशिश कर रहा था, जिसे वसंत नोटिस कर लेता है और उससे काफी चिढ़ भी जाता है। अब यहाँ वो अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है जो कि एक ड्रग केटामाइन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसको लेने पर इंसान हफ्तों तक होश में नहीं आता। हालांकि इस बात पर किसी को कुछ खास यकीन नहीं था। अब यहाँ पर हम प्रभा को देखते हैं जो कि एक कॉल अटेंड करने के लिए एक रूम में जाती है जहाँ पर उसे वसंत मिलता है और अगले सीन में वसंत बाहर आता है जो कि पूरी तरह से नॉर्मल था, लेकिन प्रभा काफी परेशान सी, खोई हुई सी दिखाई देती है और इसी वजह से वो उस लड़की से टकरा जाती है जो कि लड़कियों को टच कर रहा था। लेकिन यहाँ पर उसने उसे टच नहीं किया था, ऐसा यहाँ पर जानबूझकर नहीं किया गया बल्कि ये एक हादसा था। लेकिन सबको ऐसा लगता है कि उस लड़के ने उसे जानबूझकर छेड़ा है, तो सभी उस पर गुस्सा करते हैं और वसंत तो उसे घूसा भी मार देता है। अब हाथापाई होने लगती है, लेकिन वसंत का दोस्त सुरेश जो होता है वो मामले को संभाल कर उसे और आरण्या को घर भेज देता है। अब रास्ते पर आरण्या उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है कि सबका मूड बहुत अच्छा था लेकिन उसने सब कुछ रुइन कर दिया। तभी वही लड़का जिसको उसने मारा था वो बाइक से आकर उनकी कार का ग्लास तोड़कर
चला जाता है, जिस पर वसंत को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं सकता था। अब अगले दिन वसंत और आरण्या दोनों ही घर पर होते हैं, जहाँ पर वसंत वेकेशन पर जाने की बात करता है, लेकिन आरण्या उसके लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वो भी अपने काम में बिजी है और इतना वक्त है भी नहीं। तो वो लोग बीच हाउस में जाकर कुछ दिन स्टे करने का प्लान करते हैं। खैर अब ये लोग उपलाकप्पम नाम की लोकेशन पर बीच के पास ही बने हुए ढेर सारे सेम विलाज में से एक प्रीमियम विला को रेंट करते हैं और अगले सीन में वहाँ के लिए निकल जाते हैं। और रास्ते में उनको वो वाला मोड़ भी मिलता है जिस मोड़ पर 1964 में वो कार खराब हुई थी। अब यहाँ पर अचानक से ही वसंत उस रात के यानी कि 1964 वाली रात की बारिश के स्टैचू कार और मनोहर की कार की विजन्स को देखता है, जिसके बारे में वो आरण्या को भी बताता है, लेकिन वो ये कहती है कि ये बस डेजा वू वाली फीलिंग्स है और कुछ नहीं है। हालांकि हम यहाँ पर नोटिस कर पाते हैं कि वो स्टैचू जो कि काठ में 1964 में था उसको यहीं पर लगाया गया है। खैर अब वो लोग आगे चले जाते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले हम एक और रेडियो अनाउंसमेंट सुनते हैं जिसमें हमको पता चलता है कि मून अर्थ की ऑर्बिट में आने वाला है, जिससे वो अर्थ के बहुत ही पास आकर काफी बड़ा दिखाई देगा और इस फिनोमेना को सुपर मून कहा जाता है, जो कि 70 सालों में एक बार होता है। और इससे पहले ये 1964 में ही हुआ था, यानी कि मून अर्थ के करीब आया था और यही सेम सीन हमने स्टार्टिंग में भी देखा। खैर अब वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सभी विलाज एक जैसे थे, एक साथ ही बने हुए थे और मैनेजर तभी उन्हें उनके विला तक लेकर जाता है। वो उन्हें ग्रीट करता है, वेलकम करता है और बताता है कि यहाँ पर अभी एक ही गार्ड है, लेकिन थोड़ी देर के बाद में दूसरा उसे ज्वाइन करेगा। पावर कट्स यहाँ पर मोस्टली नहीं होते हैं, लेकिन अगर होता भी है तो गार्ड यहाँ जनरेटर को ऑन कर देगा और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है, तो नॉर्मल पेट्रोलिंग भी यहाँ पर हो जाएगी। मतलब कि वो दिखाना चाह रहा था कि विला यहाँ पर काफी सिक्योर्ड है। अब बातों ही बातों में आरण्या उस स्टैचू के बारे में पूछती है कि यहाँ पर कोई चर्च या फिर रिलीजियस बिल्डिंग नहीं है, तो वो स्टैचू कैसे है? जिस पर मैनेजर बताता है कि साल 1964 में उसे एक फिशिंग विलेज में ले जाया जा रहा था, लेकिन बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी अचानक से और वो कार्ट भी खराब हो गई थी। अब अगले दिन दूसरी कार्ट मंगवाई गई थी, लेकिन वो भी खराब हो गई थी। वो कार्ट जो थी वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही थी, तो चर्च के लोगों ने उसे डिवाइन इंटरवेंशन मान लिया था, जिसने कि ये स्पॉट खुद ही चूज कर लिया और तब से वो स्टैचू को वहाँ पर लगा दिया गया। मैनेजर के जाने के बाद अब वसंत और आरण्या थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर शहर से शॉपिंग करने जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वो पब वाला लड़का भी मिलता है जिसका दोस्त उसके साथ था और वो दोनों उस दिन के लिए सॉरी भी बोलते हैं। अब वसंत सॉरी तो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उस लड़के ने उसकी कार का ग्लास तोड़ा था, तो अब वो भी सेम चीज करता है। वो उस लड़के की बाइक की हेडलाइट और साइड मिरर को तोड़कर हिसाब बराबर करता है। वो यहाँ से निकल जाता है, जिस पर पहले आरण्या गुस्सा करती है कि वो अब बैचलर्स नहीं है, जो कुछ भी करेगा उसे ख्याल रखना चाहिए कि उसकी एक बीवी भी साथ में है। लेकिन हाँ, वो यहाँ पर ये चीज मानती है कि एटलीस्ट उसने ये चीज तो सही करी, क्योंकि वो उस लड़के को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे और अब शायद से उन्हें सबक मिल गया होगा। खैर वो दोनों वापस आते हैं और यहाँ पर उन्हें गार्ड नहीं मिलता। वो बहुत देर तक इंतजार करते हैं, हॉर्न भी बजाते हैं, लेकिन गार्ड वहाँ पर नहीं आता, तो वसंत खुद ही गेट ओपन करके अंदर जाता है। खैर वो लोग विला तक आते हैं, जहाँ पर उनको एक गिफ्ट रखा हुआ मिलता है जो कि वसंत के लिए आया था। वो सोच में पड़ जाता है कि ये आखिर भेजा किसने होगा, क्योंकि ये उन दोनों में से किसी ने भी नहीं खरीदा। अब वो लोग अंदर उसे लाकर अनरैप करते हैं, तो ये एक बहुत ही प्रीमियम पेंटिंग थी। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि यहाँ पर ये भेजी किसने, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा किसी को पता नहीं था कि वो लोग यहाँ पर आने वाले हैं। हालांकि अब वो अपने काम में लग जाते हैं, थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, रोमांस करते हैं और तभी उनका दोस्त जो होता है सुरेश आता है, जो कि ये कहता है कि क्या दिक्कत हो गई, वसंत का कॉल आया था। लेकिन वसंत ये बोलता है कि उसने तो उसे कोई कॉल ही नहीं करी। इवन हम भी साक्षी हैं कि वसंत ने तब से किसी को कोई कॉल नहीं किया था। सुरेश अपना फोन जो था वो कार में भूल गया था, तो वो कॉल लॉग भी नहीं दिखा पाता। हालांकि सब इसे हल्के में लेते हैं और बैठकर थोड़ी बहुत बात करते हैं। वो उससे पेंटिंग के बारे में पूछते हैं, तो वो ये कहता है कि ये उसने नहीं भेजी है और बाकी कोई दोस्त ने भी नहीं भेजी, तो इतनी महंगी पेंटिंग आखिर भेजी किसने है। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने भी ये पेंटिंग नहीं ली थी। हालांकि ये भी हो सकता है कि ये पेंटिंग विला प्रमोटर्स ने उनके लिए भेजी हो। खैर अब थोड़ी देर के बाद में सुरेश वहाँ से निकल जाता है, तो जाते जाते वसंत से वो ये पूछता है कि सच में कोई दिक्कत नहीं है ना, जिस पर वो कहता है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जाते जाते सुरेश एक बात और कहता है कि वसंत की वॉल क्लॉक में 11 के आसपास का टाइम हो रहा है, जो कि गलत है, तो वो टाइम को सुधार ले। खैर अब सुरेश यहाँ से निकल जाता है और अपनी कार से थोड़ी दूर जाने पर वो फोन देखता है, तो वसंत ने उसे कॉल भी किया था और उसकी मोबाइल में टाइम अभी 2:30 के बाद का हो रहा था। हम यहाँ पर इन दोनों को भी देखते हैं, जहाँ पर वसंत को कोई कॉल आता तो है और वो बाहर बात करने जाता है और उसे कोई हलचल महसूस होती है, जिसे वो नजरअंदाज कर देता है। वो वापस अंदर आता है, तो अब उसे वापस अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जो कि हमने 1964 में भी सुनी थी। और यहाँ पर लाइट भी उसी तरह से फ्लिकर होने लगती है, जिसके बाद लाइट चली जाती है। वो दोनों थोड़ा इंतजार करते हैं कि गार्ड पावर यानी जनरेटर को ऑन करेगा,
लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। तो वसंत मैनेजमेंट को कॉल करके बोलता है कि कार गायब है, इस पर वो कहते हैं कि उसे वहीं पर होना चाहिए था और अगर वो नहीं है तो वो लोग खुद जनरेटर ऑन कर सकते हैं। अब वो दोनों ही जनरेटर को ऑन करने जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वही सुपर मून दिखाई देता है जो कि आरण्य को बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। वो दोनों ही अब जनरेटर से पावर ऑन कर देते हैं। अब वो वापस जाने लगता है कि तभी लाइट फिर से थोड़ी सी फ्लिकर होती है और वसंत को फिर से कुछ विजन्स आते हैं जिसके अंदर वो डरी हुई आरण्य को और घर में तोड़ फोड़ करता खुद को ही देख रहा था और आरण्य यह भाप कर उससे ये कहती है कि उसे फिर से डेजावू हुआ है। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था क्योंकि उसे उसके ग्लिम्स दिखाई दे रहे थे और ये डेजावू नहीं हो सकता। यहाँ पर उन दोनों को कोई छुप कर भी देख रहा था जिसे वो नोटिस कर लेती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन तब जाकर वो चेक करते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता और हम जानते हैं कि वहाँ पर कोई ना कोई तो जरूर था और यहाँ पर बहुत पहले से वो उन पर नजर रख रहा था। अब वसंत उसे घर लाकर समझाने लगता है कि तभी वो बाहर नोटिस करती है और बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है कि विला मैनेजर ने तो ये कहा था कि यहाँ पर सिर्फ वही लोग हैं, तो यहाँ पर सामने वाले विला की लाइट ऑन कैसे थी। ये बात सुनकर वो भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि इतने में ही उसे गार्ड का कॉल आता है जो कि ये कहता है कि वो किसी काम से हॉस्पिटल आया था और अब वसंत उससे ये पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई और भी रहने आया है, जिस पर वो ये कहता है कि नहीं, इस जगह पर कोई और है ही नहीं और यहाँ पर वही अजीब सी फड़फड़ाहट जैसी हाई फ्रिक्वेंसी उन्हें सुनाई देती है जिससे उन्हें काफी तकलीफ हो रही थी। अब आवाज के रुकने के बाद वसंत खुद ही सामने वाले विला को चेक करने जाता है, लेकिन बीच में एक डार्क स्पॉट पड़ता है जिसे क्रॉस करके वो उस विला तक आता है। तो यहाँ पर लाइट्स बंद थी। वो आसपास देखता है तो उसे एक जलता हुआ सिगार नीचे पड़ा हुआ मिलता है और वो वापस आकर आरण्य से कहता है कि ये कोई उनके साथ शायद से प्रैंक कर रहा होगा, जिसका पूरा शक उसे उस लड़के पर ही है। लेकिन अब आरण्य ये कहती है कि वहाँ की लाइट फिर से ऑन हो गई है, तो अब वो उसके साथ जाता है वहाँ पर। वो दोनों उस विला की विंडो से अंदर देखने लगते हैं तो यहाँ पर उन्हें सेम पेंटिंग दिखाई देती है। इवन कर्टेन्स, काउच, टेबल सब कुछ उनकी विला जैसा ही था, जिससे वो थोड़ी सी घबरा जाती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब यहाँ अंदर उन्हें दो लोग दिखाई देते हैं और टेबल पर पड़ा विस्की या ग्लास हिल रहा था। वसंत अब ध्यान से अंदर देखता है तो उसे वसंत और आरण्य यानी कि वो खुद को ही देखता है। इसे देखकर वो बिल्कुल हिल जाता है। वो दोनों परेशान होकर यहाँ से भागते हैं और भागते हुए एक फ्लावर पॉट को वो गिरा देते हैं। अब वापस आकर वो इसी बारे में बात करते हैं जहाँ पर वो ये कहता है कि शायद ये कोई प्रैंक है और यहाँ पर कोई तीसरा भी है जिसने ये सिगार पिया होगा। लेकिन आरण्य ये सिगार देखकर और परेशान हो जाती है क्योंकि ये सिगार इंडिया में मिलता ही नहीं है और ये खुद आरण्य ने वसंत के लिए बहामास से मंगवाया था, जिसका वो पैकेट दिखाती है। खैर अब तक वो बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी थी तो उसे शांत करने के लिए वो उसे काउच पर बैठाता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि धक्का लगने से जो विस्की का ग्लास था वो हिल रहा था और ऐसे ही ग्लास को उसने सामने वाले विला में भी देखा था जो कि हिल रहा था। और जैसे ही वो दोनों बैठते हैं सेम सामने वाले विला में भी वो दोनों बैठे हुए थे और वो ये बात आरण्य को बताता है और विंडो चेक करने जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था क्योंकि आखिरी सीन में ये दोनों उस सामने वाले विला से भाग गए थे। तो यहाँ पर भी उन्हें कोई नहीं मिलना चाहिए। बट जो फ्लावर पॉट उन्होंने गिराया था ना, वो भी सेम बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर गिरा पड़ा था, जिसको देखकर अब उनका डर हद से पार हो जाता है। यानी कि यहाँ पर इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि उन दोनों ने अपने आप को ही थोड़े से पल आगे देखा है, यानी कि अपने आप को ही फ्यूचर में देखा है, शायद से 5 या 10 मिनट आगे। अब वो दोनों अपनी कार से यहाँ से भागने लगते हैं, जिन्हें सामने चलती एक और कार दिखाई देती है जो कि गायब भी हो जाती है। और कुछ देर तक ड्राइव करने के बाद वसंत को एहसास होता है कि वो तब से एक ही जगह पर घूम रहे हैं और विला के बाहर ही है और उस इलाके से वो बाहर कभी गए ही नहीं, इवन वो जा ही नहीं पा रहे थे। और ये कॉन्सेप्ट तो थोड़ा थोड़ा फ्रॉम सीरीज जैसा लग रहा था। एनीवेज अब यही बात वो आरण्य को बताता है कि वो एक सर्कल में फंस चुके हैं और जो कार उन्होंने देखी थी वो उनकी खुद की कार थी जो कि शायद से उनके फ्यूचर से होगी। और वो दोनों वापस घर आ जाते हैं, यानी कि विला में, जहाँ पर उन्हें वो पेंटिंग टूटी हुई मिलती है। मतलब उनके जाने के बाद यहाँ पर कोई तो आया था। अब वसंत पूरा घर देखने लगता है और आरण्य पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल करती है और हमने जो स्टार्टिंग में कॉल सुनी थी ना, वो यही कॉल थी। बट आई बिलीव कि जो कॉल है वो फ्यूचर से उनको रिसीव हुई थी, जिसके चलते उन्होंने पास्ट में ही वसंत को उठा लिया। यानी कि जो उन लोगों का प्रेजेंट है वो शायद से आरण्य के लिए इस वक्त फ्यूचर था। अब तभी वसंत जो होता है वो सुरेश को कॉल करके ये बोलता है कि क्या वो यहाँ पर आ सकता है। उसे थोड़ी सी दिक्कत हो गई है उसके जाने के बाद में, जिस पर शॉकिंगली सुरेश ये कहता है कि वो तो उनके पास आया ही नहीं था। और अब वसंत को एक बात क्लिक होती है। वो आरण्य से कहता है कि सुरेश के हिसाब से वो यहाँ पर कभी आया ही नहीं था और जब वो आया था तब उसने ये कहा था कि उसे वसंत का ही कॉल आया। तो शायद से ये वही कॉल है जो कि अभी वसंत बाद में कर रहा है, लेकिन सुरेश के लिए वो कॉल पहले ही था। इसके बाद वो यहाँ पर आया उनकी हेल्प करने के लिए। तभी उसने बोला था कि रात में उसके पास उसको कॉल आया था। और ये बात सुनकर वसंत और आरण्य दोनों ही शॉक्ड हो गए थे कि उन्होंने तो कोई कॉल ही नहीं करी थी। लेकिन अगर हमारे हिसाब से, ऑडियंस के हिसाब से देखा जाए तो वो यहाँ पर दूसरी बार आने वाला है।
खैर वो दोनों नोटिस करते हैं कि पर्दे में कैंडल से आग लगाई गई थी, लेकिन आरण्य याद दिलाती है कि उसने यहाँ पर आने के बाद सारी कैंडल्स को बुझा दिया था, मतलब कि यहाँ पर कोई आया था और उसने ये कैंडल्स जलाई और पेंटिंग भी तोड़ दी। अब वो इस चीज से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर ये सब है क्या ये इमेजिनेशन है या फिर वो लोग हेलुसिनेट कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही सेम चीज एक साथ कैसे ही हेलुसिनेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात उसे तो ये भी शक होने लगता है कि क्या सामने वाले वसंत और आरण्या जो है वो असली तो नहीं है, और अगर वो असली है तो वो दोनों कौन थे और उनकी मेमोरीज का क्या, कहीं ये पोजीशन तो नहीं है। और तभी आरण्या उसको डांट देती है कि वो क्या ओल जलूल बातें सोच रहा है। अब वसंत को उसकी ही कार की आवाज आती है और वो बाहर देखते हैं तो सामने वाले विला में पर्दे में आग लगी हुई थी, जैसे उनके घर पर लगी थी। वसंत कहता है कि अगर वो वहीं पर है, उनके जैसे ही सोचते हैं करते हैं, तो वो अभी लाइट्स ऑन ऑफ करेगा, तो उन्हें भी वैसा ही करना चाहिए जिससे कि उसका गैस क्लियर हो जाएगा। और ऐसा ही होता है, जैसे ही वो लाइट्स को ऑफ करता है वैसे ही सामने वाले विला से भी लाइट्स ऑन ऑफ होती है। अब वो सामने वाले लोगों के लिए एक नोट लिखता है और वो दोनों उसे उनके घर पर डालकर आते हैं क्योंकि वो उनसे टाइम में आगे है। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो ये नोट उन्हें उनके ही घर में रखा हुआ मिलता है। इस पर वो कहता है कि ये कोई इल्यूजन है, जस्ट लाइक मिरर इमेज। साथ ही साथ उन्होंने वापस आते हुए रास्ते में किसी को भी नहीं देखा था और ऐसे ही कोई यहाँ से अननोटिस निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अब वो एक और नोट लिखता है जिसे वो अकेले वहां डालने जाएगा और आरण्या उस नोट के यहाँ पर आने का इंतजार करेगी, जिससे कि ये थियरी कंफर्म हो जाएगी कि वहां पर जो कुछ भी हो रहा है वो भी यहाँ पर होगा। लेकिन जैसे ही वो गेट पर आता है तो बाहर से सेम नोट अंदर आ जाता है जो कि उसने वहां पर अभी डाला भी नहीं था। यानी कि इनके सामने वाले जो लोग थे, यानी कि जो आरण्या और वसंत वहां पर रह रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि वो उनकी ही एक तरह से एक्सटेंशन है, लेकिन डिफरेंट टाइमलाइंस के अंदर। यानी कि इस चीज को आप इस तरह से मानो कि यहाँ पर जो आरण्या और वसंत है, उनके सामने जो कुछ भी हो रहा था वो उन्हीं का एक तरह से या तो पास्ट है या फिर फ्यूचर है, जो कि थोड़े थोड़े समय के आगे हो रहा है या फिर पीछे हो रहा है, जैसे कि कुछ घंटे आगे कुछ दिनों आगे, इस तरह से। लेकिन ये बात जरूर है कि यहाँ पर जो सबसे पहले आरण्या और वसंत आए थे वही यहाँ पर प्राइम टाइमलाइन है, वही प्राइम वसंत और प्राइम आरण्या है। एनीवेज अब वो इससे काफी परेशान हो जाते हैं कि तभी वसंत को एहसास होता है कि कुछ बुरा होने वाला है और मेन डोर से दूसरा वसंत अंदर आता है। जी हाँ, जो कि इस वसंत को पीटने लगता है, यानी कि हमारे प्राइम वसंत को। अब आरण्य यहाँ पर अपने वाले वसंत को बचाने के लिए दूसरे डबल गैंग कर वो पीटने लगती है और वो वहाँ से भाग जाता है। अब प्राइम वसंत इस चीज से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था कि ये एक सपना है या फिर क्या, और दूसरा वसंत उसे पीट कर भी चला गया। और आखिर उसने पीटा क्यों? यहाँ पर कुछ तो गलत हुआ है और कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। अब वो खुद को काम करने के लिए ड्रिंक करने लगता है और अब तक 2 बज चुके थे और यहाँ पर आरण्या उससे कहती रहती है कि वो ना पिए, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता क्योंकि यहाँ पर चीजें ऐसी चल रही थी जो कि किसी का भी दिमाग घुमा सकती थी। खैर वो गुस्से में उस दूसरे वाले विला तक जाने लगता है और वो उसको रोकती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। और जब तक वो उस विला तक आता है तो वहाँ पर वो ये देखता है कि अंदर वसंत और आरण्या ही थे, जिनका झगड़ा चल रहा था, जिसके अंदर आरण्या बेहोश जमीन पर पड़ी हुई थी, जिसको देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि जो उनके वहाँ पर हो रहा था वही यहाँ पर होता है, या फिर जो यहाँ पर होता है वो उनके वहाँ पर होने वाला होता है। और वहाँ पर अगर उसने ही आरण्या को हिट किया होगा तो उसको ऐसा नजर आता है कि उसने ही आरण्या को किसी बात पर हिट किया, और आखिर हिट किया तो क्यों कर दिया। और सबसे बड़ी बात उसके दिमाग में ये आ रही थी कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता। खैर इसी बीच उसकी नजर उस विला की वॉल क्लॉक पर पड़ती है जिसके अंदर अभी 1:30 बज रहे थे और वो आरण्या के साथ अपने विला वापस आ जाता है, जहाँ पर वो टाइम देखकर हिल जाता है क्योंकि यहाँ पर पहले 2 बज रहे थे लेकिन अब वहाँ पर 1 बज रहे होते हैं। और ये कैसे ही पॉसिबल हो सकता था? आई मीन चलो टाइम यहाँ पर बीत कर आगे चला गया समझ आता है, लेकिन टाइम यहाँ पर पीछे भी आ चुका था और ये चीज उसे हिलाकर रख देती है। यानी कि यहाँ पर पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट कुछ भी हो सकता है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अजीब चीजें घट रही थी। खैर वो परेशान होकर उसी ड्रग को लेने लगता है जो कि वो अपने साथ लेकर आया था, यानी कि वही केटामाइन ड्रग। इसके बारे में वो बात कर रहे थे कि उसको लेने के बाद में वहाँ पर इंसान होश में नहीं आता काफी दिन तक। खैर वो काफी सारे ड्रिंक्स को फेंक देता है जिसको वो रोकती भी है और पूछती है कि आखिर होने क्या वाला है। वो लोग बात करते हैं कि तभी यहाँ आरण्य नोटिस करती है कि यहाँ पर कर्टेन्स बिल्कुल सही सलामत है, जिनमें पहले आग लगी हुई थी, यानी कि टाइम फिर से बदल चुका था। साथ ही साथ जो पेंटिंग अब तक टूटी हुई थी वो एकदम इंटैक्ट होती है, यानी कि वो अब टूटी हुई नहीं थी। ये जगह क्या ही थी किसी को समझ में नहीं आ रहा था। अब वो लोग बाहर एक कार को भी घूमता हुआ देखते हैं जो कि उस ब्लैक स्पॉट पर जाकर गायब हो जाती है और अब जाकर वसंत को कुछ चीजें समझ में आती हैं। उसको ऐसा लगता है कि वो उस ब्लैक स्पॉट में एंटर कर गए थे और उसके बाद से ही सारी चीजें शुरू हुई। वो ये भी कहता है कि उस ब्लैक पैच में कुछ तो गलत है, यानी कि इस ब्लैक होल के अंदर कुछ तो ऐसा है, यानी कि सब जगह लाइट्स ऑन है लेकिन वहां पर गुप अंधेरा है और जो कार उसके अंदर
गायब हो गई वो मतलब उसमें खो गई है, तो वो उसे कैसे ही क्रॉस कर पाए थे। और वो आगे दिमाग लगाकर कहता है कि उन्होंने उस पैच को क्रॉस किया ही नहीं था, बल्कि वहाँ पर कोई रेडिएशन या फिर कोई फोर्स है। और जब भी वो पैच से अंदर बाहर होते हैं वो असल में अंदर बाहर नहीं होते, बल्कि उन्हें पता भी नहीं होता ही वो खो रहे हैं। और जितनी बार भी वो उस पैच को क्रॉस करते हैं वो अलग अलग टाइम लाइन्स में अलग अलग टाइम फ्रेम्स में ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। और उन्होंने यहाँ से जाते वक्त कार से 4 बार उस होल को क्रॉस किया था, तो अभी उन्होंने जो कार देखी वो उन्हीं 4 टाइम लाइन्स में से एक है। अब आगे वो ये कहता है कि वो हर बार अलग अलग टाइम फ्रेम के विला में आ रहे थे, अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं, चीजें बदली बदली हो रही हैं, तो वो हर बार एक नई टाइम लाइन के अंदर स्विच कर रहे थे। विच एक्सप्लेन्स कि वहां पर पहले पेंटिंग क्यों टूटी हुई थी और उसके बाद में वो सही कैसे हो गई। एक टाइम फ्रेम के अंदर कैंडल्स जल रहे थे लेकिन एक टाइम में वो बुझे हुए थे। एक टाइमलाइन के अंदर पर्दे जले हुए थे लेकिन अगले ही पल पर्दे बिल्कुल सही सलामत रहते हैं। सबसे बड़ी बात कि एक टाइमलाइन के अंदर आरण्या को यहाँ पर वसंत ने हिट किया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। अब आरण्या उसकी बात समझ जाती है और ये कहती है कि उसके हिसाब से 15 मिनट बाद मतलब कि 1:30 बजे कुछ तो होने वाला है, तो वो 1:30 बजे यहाँ से निकल सकते हैं, जो कि इस सिचुएशन से निकलने का लूप होल हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पर वो आरण्या को हिट कर देता। लेकिन अब वो कुछ भी बोले उससे पहले ही वो उस नोट पैड को देखती है जिसके अंदर अभी ये सिचुएशन जो उसने समझाई है उसके अंदर पहले से ही लिखी हुई थी। मतलब कि वो यहाँ पर कुछ भी कर ले कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो ये चीजें ये डिस्कशन पहले भी कई बार कर चुके हैं जो कि उनको याद ही नहीं है। खैर अब वो दोनों साथ में बाहर जाते हैं और उस वर्म होल को क्रॉस करते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से वो वर्म होल ही था या फिर ये कहे कि ब्लैक होल था। और अब वो उस विला में उस टाइमलाइन के आरण्या और वसंत को देखते हैं जो कि यहाँ पर हाल ही में ही आए थे। अब उन्हें वहाँ पर जो पेंटिंग मिली थी ना वही पेंटिंग वहाँ पर होती है, यानी कि वो गिफ्ट के तौर पर। जिसके बाद वसंत को एक कॉल आता है जिसको अटेंड करने वो बाहर आ गया था और तब उसको एहसास हुआ था कि आसपास कोई तो था जो कि उन पर नजर रख रहा था और हलचल भी महसूस हुई थी। तो वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही थे, यानी कि वसंत और आरण्या थे किसी और टाइमलाइन से, या फिर ये कहेगी किसी और इंस्टेंस से। मैं इनको यहाँ पर प्रॉपरली टाइमलाइंस भी नहीं कह पाऊंगा, बल्कि मेरे ख्याल से शॉर्ट बर्स्ट ऑफ इंस्टेंसेस हैं। आइदर वो पास्ट में हो सकते हैं या फिर फ्यूचर में हो सकते हैं। कह रहा वो कॉल पे बात करता है और ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि आरण्या की फ्रेंड प्रभा का होता है जिसने वो पेंटिंग भेजी थी। यानी कि ये गिफ्ट वसंत को किसी और ने नहीं बल्कि प्रभा ने दिया था और वो अब तक अनजान बनने का नाटक कर रहा था। और वो उससे ये भी कहता है कि वो उसे ऐसे कॉल ना करे और जो कुछ भी हुआ है उसके अंदर उसकी कोई गलती नहीं है, वो आरण्या की गलती नहीं है। और ये सारी की सारी गलती प्रभा की है कि वो उस पर लाइन मार रही थी, उसे प्रपोज कर रही थी, जिसके चलते उसने मना कर दिया। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर जो बातें होती है ना वो थोड़ी सी अजीब तरह से होती है। यानी कि जो एक्शन होता है ना वसंत का वो ऐसा होता है जैसे कि उसने उस पर चीट किया हो। और इसको सुनकर जो आरण्या होती है वो टूट जाती है, उसे गलतफहमी हो गई थी। करब वो दुख में यहाँ से जाने लगती है जिसे वो समझाने की काफी कोशिश करता है। यानी कि जो हमारे अभी तक ओरिजिनल वाले वसंत और आरण्या थे वो उसको समझाता भी है कि उस दिन प्रभा उसके पास आई थी जिस पर उसने गुस्सा भी किया था। यानी कि वो जो क्लब वाला सीन था जहाँ पर हमने नोटिस किया था कि जो वसंत होता है वो बिल्कुल नॉर्मल था लेकिन प्रभा थोड़ी सी घबराई हुई थी। लेकिन ऑब्वियसली आरण्या उसकी बात को सच नहीं मानती, उस पर ट्रस्ट नहीं करती क्योंकि उनका रिलेशन वैसे भी थोड़ा सा डामाडोल चल रहा था। कैरब वो दुख में आगे चलने लगती है और चलते चलते वो अकेले ही उस पैच को क्रॉस कर देती है जिसके साथ ही वो गायब हो गई थी। इनिशियली यहाँ पर इन दोनों को हमेशा साथ में ही ट्रैवल करना था कि जो आरण्या थी उसने एक अलग ही टाइमलाइन क्रिएट कर दी। खैर अब हमारा जो मेन वसंत होता है वो आरण्या को ढूंढने के लिए बार बार उस पैच को क्रॉस करता है और वो हर बार एक नई टाइम फ्रेम में नई टाइमलाइन को क्रॉस कर रहा था। लेकिन किसी में भी उसको आरण्या अकेली नहीं मिलती, वहाँ पर उसके साथ एक और वसंत था। वो खुद को उसके साथ देखता है, अलग अलग टाइम्स में देखता है, लेकिन उसकी आरण्या जो कि अभी भी अकेली होनी चाहिए थी उसे वो नहीं मिलती। यानी कि उसे उसकी करेक्ट टाइमलाइन नहीं मिल पा रही थी जिससे कि वो बहुत परेशान हो जाता है। अब इसी बीच हम उस टाइमलाइन को भी देखते हैं जिसके अंदर वो दोनों जनरेटर को ऑन करने आए थे और तब आरण्या ने किसी को देखा था, तो वो कोई और नहीं बल्कि वसंत खुद था। जी हाँ, इसको ना आप इस तरह समझो कि एक पेड़ है, ठीक है। वहाँ पर जब पहली बार ये दोनों ही वसंत और आरण्य आए थे इस बीच हाउस पर, तो वहीं पर आते ही ये गड़बड़ शुरू हो गई, यानी कि टाइमलाइन वाली। वो क्यों हुई थी इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन वो एक मेन टाइमलाइन है। अब उसी से छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही हैं। जैसे ही आप यहाँ पर उस पैच को क्रॉस करते हो तो आप अलग अलग ब्रांचेस के अंदर पहुंच जाते हो जहाँ पर सिनेरियोस थोड़े बहुत डिफरेंट है, लाइक या तो थोड़े पास्ट में है या फिर थोड़े से फ्यूचर के अंदर है। और यहाँ पर गड़बड़ होनी तब शुरू हुई जब जो मेन आरण्या थी वो अकेले ही उस पैच को क्रॉस कर गई, जबकि इन दोनों को साथ में वहाँ पर जाना था, जिससे कि हमेशा हर टाइमलाइन के अंदर ही दोनों रहते। लेकिन अब हुआ ये था कि जो आरण्या थी वो अलग टाइमलाइन में चली गई, वो अकेली हो गई। और यहाँ पर जो वसंत होता है वो भी अपनी आरण्या को ढूंढने के लिए अलग अलग टाइमलाइंस में जा रहा था, जहाँ पर उसे हमेशा वो दोनों साथ दिखते। उसे ऐसी कोई टाइमलाइन नहीं मिल रही थी जहाँ पर आरण्या अकेली हो।
खैर अब वो बार बार पैच को क्रॉस करके काउंटलेस टाइमलाइंस को हॉप करता रहता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था और अंत में हार कर वो एक टाइमलाइन के विला में आता है जहाँ पर वो परेशान होकर तोड़फोड़ कर देता है और अभी वो पेंटिंग भी टूट जाती है जो कि इस टाइमलाइन में उन दोनों को आगे मिलेगी। यानी कि आपको याद होगा कि जब ये लोग वापस विला के अंदर आए थे तो उनको वहाँ पर बहुत ही ज्यादा टूट फूट मिली थी, तो यहाँ पर इस तरह से ये हुआ था। अब वो घर से बाहर आता है कि तभी उसे पुलिस ऑफिसर्स मिलते हैं जिन्हें वो अपनी सिचुएशन के बारे में समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते क्योंकि एक तो घर के अंदर तोड़फोड़ हो रखी थी, यानी कि वही स्टार्टिंग वाला जो सीन हुआ था, और वहीं पर दूसरा वो नशे के अंदर भी था। अब वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है, लेकिन कांस्टेबल से हाथापाई वो कर लेता है जिससे कि उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और यही सीन स्टार्टिंग में हुआ था। अब पुलिस स्टेशन के अंदर उससे पूछताछ करी जाती है जो कि ऑलरेडी हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं, और यहाँ पर वो ये कहता है कि जब आरण्य ने कॉल किया था तो वो उसके सामने ही था और पुलिस उसे लॉकअप में डालने लगती है, लेकिन वो सबको पीट कर एक कार चुरा कर यहाँ से निकलने लगता है। और अब तभी वो उसी स्टैचू वाले चौराहे को क्रॉस करता है जहाँ पर उसे वो ब्लैक कार दिखाई देती है जो कि उसने दिन में अपने विजन में देखी थी, यानी कि यही इस इलाके का एक तरीके से बॉर्डर मान लो। ये जो एंजल स्टैचू है ना, वो इस खतरनाक इलाके का बॉर्डर है। खैर अब वो उस कार का पीछा करते हुए एक घर तक आ जाता है और ये घर किसी और का नहीं, शॉकिंगली स्टार्टिंग वाले मनोहर का था जो कि अब काफी बूढ़ा हो गया था। वसंत उससे कहता है कि उसे नहीं पता कि वो उसके पीछे क्यों आया, लेकिन उसे उसकी बीवी को ढूंढने में उसकी हेल्प चाहिए क्योंकि उसे ऐसा लगता है, उसे ऐसी फीलिंग आई है कि वही उसकी हेल्प कर सकता है। अब वसंत के पास ढेर सारे सवाल होते हैं और हमारे पास भी ढेर सारे सवाल हैं और यहाँ पर इन सवालों का जवाब देने वाला है मनोहर। और दोस्तों अभी यहाँ पर खोलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। तो अब वो उसको समझाना शुरू करता है अपनी ही कहानी से कि उसने उस रात को एक आवाज सुनी थी जो कि आज भी उसके कानों में से सुनाई देती है, यानी कि 1964 में उस दिन किसी ने गणेश और ललिता को मार दिया था, तो वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद मनोहर ही था। जी हाँ, लेकिन वो एक अलग टाइमलाइन से आया हुआ था। जैसे कि यहाँ पर वसंत के साथ हो रहा था ना, उसने वसंत को मारने की कोशिश करी थी, सेम यहाँ पर मनोहर ने भी किया था। वो आगे ये कहता है कि वो बीच हाउस विला वहीं पर है जहाँ पर आज वसंत रह रहा है और उससे पहले वहाँ पर 1941 में एक ब्रिटिश एक्सपेरिमेंट लैब हुआ करती थी जहाँ पर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स होते थे किसी को नहीं पता, लेकिन वो जगह एक मेजर एक्सीडेंट के अंदर तबाह हो गई थी। लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स आज भी सामने आते हैं, यानी कि उन लैब्स के अंदर कोई तो टाइम ट्रेवल वगैरह वाले एक्सपेरिमेंट चल रहे थे जिसे वो पिछले 60 साल से फेस कर रहा है और वसंत भी अभी झेल रहा है। और इस चीज को सुपर पोजिशनिंग कहते हैं, आसान भाषा में कहें तो पैरेलल रियलिटी। और ये अनगिनत हो सकती है, मतलब सोच कर देखो कि हर एक मिली सेकेंड के अंदर एक नई रियलिटी बनती है और यही यहाँ पर स्टार्टिंग से हो रहा था। समय यहाँ पर कभी भी सीधा नहीं होता, उसकी ब्रांचेस होती हैं जो कि अलग अलग रियलिटीज हैं और हम एक को ही देख सकते हैं, जी सकते हैं। ये लॉ ऑफ नेचर है। वसंत कहता है कि उसने अलग अलग टाइमलाइंस और उसके लोगों को देखा है, खुद को देखा है, जिस पर मनोहर कहता है कि वो ब्लैक पैच असल में एक गेटवे है, एक तरह का वर्म होल है, ब्लैक होल है जो कि एक से दूसरे रियलिटी में जाने का एक रास्ता है, एक तरह की टनल है और वो उनको आपस में जोड़ देता है। ये एक तरह की खतरनाक इनविजिबल टनल है। वो आगे अब बर्मुडा ट्रायंगल का एग्जाम्पल देता है जहाँ से ऑब्जेक्ट और प्लेन जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं, लेकिन वो गायब नहीं होते बल्कि वो यहाँ से एक दूसरी टाइमलाइन या फिर दूसरी रियलिटी में पहुंच जाते हैं। और टाइम एक इल्यूजन है, तो वो अगर कंपेयर ना करें तो टाइमलाइन का शिफ्ट पहचान भी नहीं पाएंगे और वो टाइमलाइन उनकी रियलिटी हो जाएगी। और अभी तक हम भी यही देखते आ रहे थे, वहाँ पर सब कुछ बिल्कुल एज इट इज था। मनोहर यहाँ पर ये भी कहता है कि जैसे यहाँ पर वो अपनी बीवी को ढूंढने आया है, वैसे ही उसकी बीवी भी अलग अलग टाइमलाइंस के अंदर उसे ढूंढने जा रही होगी, लेकिन यहाँ पर अनगिनत पैरेलल रियलिटीज हैं जिसके अंदर ढेर सारे वसंत, मनोहर और आरण्या है, या फिर ये कहें कि डिफरेंट बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। अब तभी वसंत उससे अपनी बीवी को ढूंढने में हेल्प मांगता है, जिस पर वो ये कहता है कि ये चीज सुपर मून से ट्रिगर होती है। और स्टार्टिंग में सुपर मून का एग्जाम्पल भी दिया गया था कि वो हर 70 साल में होता है, यानी कि पहला वो 1964 में हुआ, या फिर ये कहें कि इस मूवी के हिसाब से वो 1964 में पहली बार दिखाया गया और उसके बाद अब वो 2024 में फिर से हुआ था। मनोहर बताता है कि जिस दिन वसंत और आरण्य यहाँ पर आ रहे होंगे उसी रात शायद से सुपर मून रहा होगा, जिसकी वजह से ये चीज ट्रिगर हो गई और अगले 45 मिनट तक ये एक्टिव रहने वाला है और उसी में वो अपनी बीवी को ढूंढ सकता है। और अगर वो नहीं ढूंढ पाया तो इतना याद रखे कि एक रियलिटी के अंदर एक ही वसंत और एक ही आरण्या और एक ही मनोहर रह सकते हैं, तो वो ये हिंट समझ जाए कि उसे आगे क्या करना है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि उसे एक वसंत को खत्म करना होगा अगर वो आरण्य को नहीं ढूंढ पाता। एंड मेरे हिसाब से जो आरण्य है वो भी शायद से ऐसा ही करने वाली होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वहाँ पर किसी और ही टाइमलाइन का वसंत या फिर किसी और ही टाइमलाइन की आरण्य फंस कर रह जाएगी। अब वसंत वापस से बीच विला में आता है जहाँ पर वो बार बार आरण्य को फिर से ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे अकेली कहीं नहीं मिलती, तो वो एक टाइमलाइन के वसंत को मारने की भी कोशिश करता है और यही सीन हमने पहले देखा था, तो वो इसलिए खुद को मारने आया था।
तब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वसंत उसे खुद ही मारने क्यों आएगा। तो अब आपको भी समझ में आ गया होगा। अब वो एक दूसरी टाइमलाइन में उसे मारने जाता है, लेकिन यहाँ पर उसको ये पता चलता है कि अरण्या असल में प्रेग्नेंट है और यहाँ पर ये दोनों बहुत ही खुश थे, तो वो इस कपल को छोड़ देता है। वो अब अगली टाइमलाइन में जाता है जहाँ पर वो अरण्या की छुपाई हुई रिपोर्ट्स को देखता है और वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसे सरप्राइज देने के लिए यहाँ पर आ गई थी। लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और उसकी ही गलती की वजह से उसने उसे खो दिया, जिससे वो और ज्यादा टूटने लगता है, जो कि उसे अब कैसे भी करके वापस लाना चाहता था। क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो उसी की एरोगेंसी की वजह से, उसी की गलत चीजों की वजह से, उसके गुस्से की वजह से ये सब हो रहा था। सबसे बड़ी बात कि उसके अंदर बातें छुपाने की आदत थी, और अगर वो प्रभा के बारे में पहले ही बता देता कि वो उसके पीछे पड़ी हुई थी तो शायद ये सब कभी होता ही नहीं। खैर, अब वो अपनी गलती सोच सोच कर अरण्या के बारे में सोच सोच कर परेशान हो जाता है और अब वो एक टाइमलाइन के अंदर आता है जहाँ पर घर पर वो दोनों ही नहीं थे। तभी उसे अरेस्ट करने पुलिस वाले आते हैं, क्योंकि ये वही टाइमलाइन है जिसके अंदर वो पुलिस स्टेशन से भागा था और अरण्या इसी टाइमलाइन के अंदर होगी। अब वो पुलिस ऑफिसर से ये कहता है कि हाँ, उसने ही अपनी बीवी को मारा, लेकिन इससे पहले वो उसे अरेस्ट करते तभी उन्हें गन शॉट की आवाज आती है, जिसको चेक करने बाकी ऑफिसर चले जाते हैं, लेकिन एक ऑफिसर उसी के साथ था। लेकिन तभी यहाँ पर वसंत भागकर उस पैच को क्रॉस कर देता है जिस पर वो ऑफिसर गोली चलाता है, और यही जो गोली की आवाज थी वो इन सभी ऑफिसर्स को आई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके अंदर जो कुछ भी जाएगा वो अलग अलग टाइमलाइन के अंदर चला जाएगा, और इसी गोली की आवाज उन लोगों को इस टाइमलाइन में आई, यानी कि वो इसी टाइमलाइन के अंदर चलाई गई थी, लेकिन वो फ्यूचर से आवाज इन लोगों को आई, जिसके चलते पुलिस ऑफिसर्स वहां पर चले गए और वसंत वहां से भाग पाया। खैर, होता यह है कि तब तक वो टाइमलाइन स्विच कर चुका था। अब इस टाइमलाइन के अंदर भी पुलिस उसके पास आती है, लेकिन इस बार अरण्या साथ में थी, जो कि उसे ही ढूंढ रही थी, जिसको देखकर वो बहुत खुश होता है और वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब रास्ते में वो सुरेश से बात करता है कि वसंत तो लाइट ठीक करने गया था, लेकिन वो वापस नहीं लौटा, और जब जाकर उसे एहसास होता है कि ये अरण्या अलग टाइमलाइन से है और ये वो नहीं है जो कि तब खोई थी, यानी कि उसकी वाली प्राइम अरण्या। अब तभी उसे मनोहर की बात याद आती है कि जिस टाइमलाइन के अंदर वो जाएगा वही उसकी रियलिटी बनकर रह जाएगी, तो वो इसी टाइमलाइन को एक्सेप्ट कर लेता है। खैर, अब ये दोनों ही गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पर वसंत जो होता है वॉशरूम जाता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वहाँ पर एक और वसंत भी था। जी हाँ, जिसके बाद में हम नोटिस करते हैं कि वसंत वापस से कार के अंदर आता है, लेकिन हम उसके चेहरे पर एक अजीब सी ग्रम स्माइल को देख पाते हैं, जिससे ये बात पता नहीं चलती कि वहाँ पर हमारा प्राइम वसंत आया था या फिर वो दूसरा वाला वसंत, जिसके अंदर जो इरादे थे वो बिल्कुल ठीक नहीं थे। यानी कि अब यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि काउंटलेस वसंत अपनी अरण्या को ढूंढने के लिए, क्लेम करने एक दूसरे के पीछे आएंगे, एक दूसरे को खत्म करने के लिए। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ब्लैक फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब देखो, यहाँ पर 3 फिनोमेना थे जिसकी वजह से ये टाइमलाइन वाली चीज हुई थी या फिर टाइम रिफ्ट वाली चीज हुई। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर वो जो स्टैचूज है ना, वहाँ पर पक्का कोई डिवाइन इंटरवेंशन तो जरूर थी। सेकेंडली, यहाँ पर दूसरा फिनोमेना हुआ सुपर मून की वजह से, और यहाँ पर सोने पे सुहागा कर दिया उन एक्सपेरिमेंट्स ने जो कि 1941 में यहाँ पर हुए थे। और अब आपको भी समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो कार्ड थी वो बार बार खराब क्यों हो रही थी, और क्यों कोई भी कार्ड यहाँ पर कभी आ ही नहीं पाई, और आए भी तो वो आगे क्यों नहीं बढ़ी, क्योंकि यहाँ पर इतना तगड़ा फ्यूचर और पास्ट वाली चीज चल रही थी, जिसके चलते वो कार्ड कभी ठीक ही नहीं हो रही थी। अब देखो, हमें तो खाली यहाँ पर वसंत वाली चीज दिखाई गई कि जो हमारा प्राइम वसंत था वो किसी और ही रियलिटी की अरण्या के साथ आ गया था, लेकिन सबसे शॉकिंग चीज ये थी कि जो अरण्या थी, जो कि मेन वाली थी, वो कहाँ पर भटक रही होगी और उसने ऐसा क्या किया होगा जिसके चलते वो किस टाइमलाइन के अंदर रह गई। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर उनके विला के अंदर जो भी चीजें घटित हो रही थी, चाहे वो वहाँ पर कैंडल्स बुझ रही हो, जल रही हो, या फिर पर्दे जल रहे थे, या फिर पर्दे सही हो गए थे, वहाँ पर पेंटिंग का टूटना, पेंटिंग का सही होना, वो हर चीज आपको समझ में आ रही होगी कि वो क्यों हुआ था। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर बार बार टाइम के अंदर चेंज हो रहा था। जब भी वो उस ब्लैक पैच को क्रॉस करते थे, वो अलग ही टाइम लाइन के अंदर, अलग ही टाइम फ्रेम्स के अंदर आ जा रहे थे, जहाँ पर टाइम कभी कम हो जाता, कभी ज्यादा हो जाया करता। अब देखो, जब तक ये दोनों साथ थे ना, तब तक सब कुछ बिल्कुल सही था, लेकिन जैसे ही अरण्या अकेले उस ब्लैक होल को क्रॉस कर गई, उसके बाद से सारी चीजें गलत हो गई थी। यानी कि अब इन दोनों का वापस से मिलना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल लग रहा है। अगर पार्ट 2 आता है, उसके अंदर ऐसा कुछ हो जाए, कुछ कमाल हो जाए, तो हो सकता है कि दोनों वापस से मिल सकते हैं, जिसके चलते ये सारी ही चीज ठीक हो जाएगी। और अगर पार्ट 2 आता है तो माइट भी मनोहर उनकी कोई हेल्प कर सकता है, और क्या पता ये कौन सा वाला मनोहर है। हो सकता है कि उसने उस टाइम के मेन मनोहर को भी मार दिया हो और खुद यहाँ पर बैठ गया उसकी जगह लेकर।
तो एंडिंग तो इसकी काफी सिंपल सी है कि जो वसंत है ना, वो यहाँ पर अपनी टाइमलाइन के अंदर नहीं जा पाया। और एंड में सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर देने वाली बात ये होती है कि जो वहाँ पर वसंत आकर गाड़ी में बैठता है कि क्या वो हमारा प्राइम वसंत है या फिर वो किसी और ही टाइमलाइन वाला था, जो कि हमको वहाँ पर वॉशरूम में पीछे दिखाई दिया, जिसने कि हमारे प्राइम वसंत को मारकर उसकी जगह ले ली। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अब इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा।